प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान की इस ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कल आज और कल पर। दोस्तों, राजयोगों और दुर्योगों की श्रृंखला जो हमने प्रारंभ की है, आज का वीडियो उससे कुछ अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि इन दिनों अक्टूबर 2023 का महीना चल रहा है। हमारे आकाश मंडल में कई सारे परिवर्तन या तो पिछले कुछ दिनों में हुए हैं, कुछ महीनों में हुए हैं, या फिर इस महीने होने जा रहे हैं। आकाश में ग्रहों की स्थिति रोज़ बदलती है। चंद्रमा हर 2 से ढाई दिन पर राशि बदल लेता है। ग्रह लगातार मूवेबल होते हैं, संचरण करते रहते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में जाते आते रहते हैं। इसको हम गोचर कहते हैं। गोचर के बारे में मैंने विस्तृत रूप से एक वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं तो कृपया पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको गोचर अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, वैसे तो अब तक मैं गोचर पर या गोचरीय स्थितियां जो लगातार बदल रही हैं उन पर मैं कोई वीडियो अब तक नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि मेरा विचार था कि मैं जो रेगुलर क्लासेस चला रहा हूं पहले उसी को फिनिश किया जाए, उसके बाद फिर मैं राशिफल पे आऊँगा। किंतु पिछले 2 वीडियोज़ में मैं लगातार राहु की चर्चा कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने मातृदोष के बारे में बात की, ग्रहण दोष। उसके पिछले वीडियो में मैंने चांडाल दोष के बारे में बात की, और इन दोनों ही दोषों में राहु का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल है। अक्टूबर 2023 का ये जो महीना चल रहा है, 2023 अक्टूबर 30 तारीख को, देख रहे हैं आप क्लियर, 30 तारीख को दोपहर 2:13 पे 2:13 PM 30 अक्टूबर 2023 2:13 पे हमारे आकाश मंडल में, सौर मंडल में एक बड़ी घटना होने जा रही है। 2 छाया ग्रह राहु और केतु अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु इन दिनों मेष राशि में बृहस्पति के साथ विराजमान हैं और चांडाल दोष का निर्माण कर रहे थे। चांडाल दोष में क्या क्या होता है ये मैं अपने पिछले वीडियोज़ में बता ही चुका हूँ। यदि आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं तो कृपया आप चांडाल दोष का वीडियो देख लें, तो आपको बातें और अच्छे से समझ आएंगी। तो राहु इन दिनों मेष राशि में बृहस्पति के साथ बैठ करके चांडाल दोष का निर्माण कर रहे थे। हालांकि अब डिग्री वाइज दोनों में बहुत दूरी आ गई है, और 30 अक्टूबर 2023 को 2:13 दोपहर को राहु मेष राशि से निकल के मीन राशि में चले जाएंगे, जहां वो 12 राशियों का अपना नया साइकिल, नया सर्कल शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे। ये बड़ी घटना है। वैसे तो चंद्रमा हर 2-2.5 दिन पर राशि बदल लेता है। सूर्य, मंगल, शुक्र वगैरह 1-1.5 महीने पे, बुध वगैरह राशि बदलते रहते हैं, उनका भी असर पड़ता है मानव जीवन पर। किंतु बृहस्पति, शनि और राहु केतु ये एक राशि में बड़े लंबे समय तक टिकते हैं। बृहस्पति 1 साल तक रहते हैं एक राशि में। शनि ने अभी हाल ही में राशि परिवर्तन किया है, कुछ महीनों पहले, अब मकर से कुंभ राशि में आ गए हैं। शनि एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। इस विषय पर भी मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ। यदि आप चाहें तो उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आएँ। कौन सा ग्रह किस राशि में कितने दिनों तक रहता है, इस पर मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है। तो शनि का राशि परिवर्तन जब हुआ, कुछ लोगों की ढैया प्रारंभ हो गई। कर्क राशि वालों की ढैया, वृश्चिक राशि वालों की ढैया प्रारंभ हो गई। कुछ लोगों की 7.5 प्रारंभ हो गई, और कुछ लोगों को, कुछ राशियों को 7.5 से मुक्ति मिल गई, कुछ राशियों को ढैया से मुक्ति मिल गई। ये होता है ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रभाव, जिसको हम राशि फल कहते हैं। राशि परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट, उसको हम राशि फल कहते हैं। बृहस्पति मीन में थे, मेष में चले गए, ये एक बड़ा परिवर्तन था। अब इस साल का अक्टूबर 2023 का आखिरी बड़ा परिवर्तन, अंतिम बड़ा परिवर्तन जो है वो 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 2:13 पर होने जा रहा है। राहु और केतु का गोचर, ट्रांजिट, स्थान परिवर्तन। तब मैंने विचार किया कि ये बड़ा परिवर्तन है, और मैं लगातार राहु की ही चर्चा कर रहा हूँ, चांडाल दोष में, मातृदोष में। आगे पितृदोष में भी मैं राहु की चर्चा करूँगा। पहले भी एक वीडियो में पितृदोष पे बना चुका हूँ। तो मुझे लगा कि
राहु और केतु के ट्रांजिट पर मुझे भी बात करनी चाहिए, मुझे भी आपका राशिफल आपको बताना चाहिए कि राहु और केतु का जो स्थान परिवर्तन होगा वो समस्त 12 राशियों पर क्या प्रभाव दिखाएगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं, लेकिन इनका प्रभाव किसी भी ग्रह से कम नहीं होता। एक राशि में 1.5 साल रहते हैं, 18 महीने। राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं, मतलब उल्टा चलते हैं। ग्रहों की गति क्या है, वक्री, मार्गी और स्तंभित, इस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख लें, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी। बाकी के सारे ग्रह मेष राशि, जो काल चक्र की पहली राशि है, काल पुरुष की कुंडली में पहली राशि है, बाकी के समस्त ग्रह मेष राशि से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। और जन्म कुंडली के ये 12 भाव जो आप देख रहे हैं, मेष राशि से प्रारंभ करके और फिर वापस मेष राशि में आते हैं। ये सारे ग्रहों का नैसर्गिक क्रम है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सब। केवल राहु और केतु ऐसे होते हैं जो मीन राशि से अपना राशि चक्र प्रारंभ करते हैं। मीन में, फिर कुंभ में 11 में, फिर 10 में, मकर में, फिर 9 में, 8 में, 7 में, इस तरह ये घूमते हुए वापस मेष राशि में आएंगे, फिर मीन राशि में आएंगे, फिर उनका एक नया साइकिल शुरू होगा। 12 इंटू आप 1.5 साल जोड़ लीजिए। जैसा शनि के लिए है कि शनि 30 साल के बाद पुनः घूमकर उसी राशि में आते हैं, उसी प्रकार से बृहस्पति ये हर राशि में एक साल रुकते हैं, तो 12 साल के बाद आते हैं। ठीक उसी प्रकार से राहु और केतु एक राशि में 1.5 साल रहते हैं, 18 महीने, और घूम करके वापस फिर से जब मीन राशि में आते हैं तब इनका नया साइकिल प्रारंभ होता है। चूँकि ये उल्टे चलते हैं, वक्री गति से चलते हैं, इसलिए पहले मीन में होंगे, फिर कुंभ में आएंगे, फिर मकर में आएंगे, इस तरह उल्टा चलेंगे। सारे ग्रह 0 डिग्री से प्रारंभ करके 30 डिग्री तक जाते हैं। एक राशि 30 डिग्री की होती है, 30 अंशों की। डिग्रियों के बारे में भी मैं पहले अपने पुराने वीडियोज़ में चर्चा कर चुका हूँ, चाहे तो आप उस वीडियो को देख लें। तो सारे ग्रह 0 डिग्री से प्रारंभ करके 30 डिग्री पर जाके समाप्त होते हैं। राहु और केतु ऐसे हैं जो 30 डिग्री से प्रारंभ करते हैं उल्टा और 0 डिग्री की ओर जाते हैं, 30 to 0। इनका सब कुछ उल्टा है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, लेकिन प्रभावित तो पूरे विश्व को करते हैं। और कलयुग में तो चारों तरफ राहु ही राहु है। राहु कलयुग का राजा है। राहु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करता है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारा कुछ राहु के कंट्रोल में है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सब राहु के काबू में हैं। और अब दुनिया जिस तेज़ी से विकास कर रही है, अब गोली बंदूक से लड़ाई का ज़माना ख़त्म हो गया। अब लोग डेटा हैक करके लड़ाई करते हैं। अगर एक देश को दूसरे देश पे हमला करना है तो वो साइबर अटैक करता है, उस देश के सारे कंप्यूटर्स को हैक कर लेता है। कंप्यूटर में जितनी फाइल्स होती हैं उनको हैक करवा लेता है। इसके लिए हैकर्स की एक बहुत बड़ी टीम लगाई जाती है और सारी इंपॉर्टेंट और सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस हैक करके लोग दूसरे देश को बर्बाद कर सकते हैं। अब सैटेलाइट वॉर का ज़माना है। करोड़ों लाखों की संख्या में सैटेलाइट्स ऊपर आसमान में छोड़ी हुई हैं, अंतरिक्ष में। हम जो इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सैटेलाइट से प्रभावित होता है। सैटेलाइट से इंटरनेट मिलता है हमको। ऑब्वियस टावर्स होते हैं, लेकिन सैटेलाइट इसका एक कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा ज़रिया है। अगर कोई देश उन सारे सैटेलाइट्स को अपने कब्ज़े में ले ले तो अपने शत्रु देश में इंटरनेट की सेवा ठप हो जाएगी। तो ये सारा कुछ राहु के काबू में है। तो आप सोचिए कि कलयुग में राहु कितना प्रभावशाली है। इसके अलावा चूँकि राहु राक्षस है, स्वर भानु के बारे में मैंने आपको पहले बताया ही है, और केवल राक्षस का सिर है, सांप का सिर है, सांप की दुम नहीं है, वो केतु है। तो राहु के पास अनलिमिटेड थॉट्स हैं। राहु की इच्छाएं जो हैं वो अनंत हैं। राहु धुआं है, राहु मतिभ्रम या कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। अब कलयुग में राहु चूँकि राक्षस है, ये दुष्ट बुद्धि देता है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है शनिवत राहु कुजवत केतु। शनिवत राहु का अर्थ है राहु शनि जैसे प्रभाव देता है, और कुजवत केतु, केतु जो है वो मंगल की तरह के प्रभाव देता है।
इसीलिए केतु को मोक्षदायक प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि मंगल देवताओं के सेनापति हैं। राहु शनि के जैसे प्रभाव देता है, अर्थात राहु जैसे शनि हमारे कर्म फल प्रदाता हैं, न्याय के ग्रह हैं, वो अन्यायी पापी लोगों को दंडित करते हैं, उसी प्रकार से राहु भी दुष्टों को दंड देता है। दंड देने के लिए ही हमारे जीवन में आता है। जो दोष बनते हैं राहु के द्वारा, वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के पापों अपराधों को दिखाते हैं, और राहु उनका दंड हमें दोष के रूप में देता है। ये सारी बातें तो मैं चांडाल दोष और ग्रहण दोष में कर ही चुका हूँ। तो आप ये समझिए कि राहु और केतु कितने महत्वपूर्ण ग्रह हैं। जब इनका ट्रांजिट होने जा रहा है, इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं बनता था कि मैं अपने दर्शकों को, अपने सब्सक्राइबर को, उनके जीवन पर राहु केतु के ट्रांजिट का क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताऊं? बनता था ना मेरा कर्तव्य, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेष राशि से प्रारंभ करके मीन राशि तक मैं 12 वीडियो डालूंगा कि हर राशि के लोगों पर राहु का क्या प्रभाव पड़ेगा, राहु के परिवर्तन का। इसके बाद मैं 12 और वीडियो बनाऊंगा केतु के राशि परिवर्तन का। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं अपनी रेगुलर क्लासेस पे आऊँगा, जो राजयोगों और दोषों की श्रृंखला प्रारंभ की है, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आज के दिन मैं राहु के राशि परिवर्तन का मेष राशि के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा करूंगा। ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं। जनरल प्रेडिक्शंस का मतलब ये होता है कि हमारे देश की आबादी कितनी है। हमारे देश की आबादी इस वक्त अक्टूबर 2023 के महीने में 1,40,40,55,00,000 से कुछ ऊपर है। मतलब 140 करोड़ आप मोटे तौर पे मान लें। 140 crores is the population of India in this October 2023 month। राशियां कितनी हैं ये तो आपको पता ही होगा, मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। 12 राशियां होती हैं। अब अगर इस 140 करोड़ की संख्या को 12 से डिवाइड कर दें तो एक राशि के कम से कम 11,55,00,000 लोग बनेंगे। जी, एक राशि के 11,55,00,000। आप 140 करोड़ को डिवाइड कर लीजिएगा 12 से, लगभग यही संख्या आएगी। तो जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूँ, क्या उस राशिफल का प्रभाव सारे 11.5 करोड़ लोग जो हैं मेष राशि के, सब पर एक जैसा पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या मैं इकलौता ऐसा ज्योतिषी हूँ जिसका चैनल आपने सब्सक्राइब किया है? मुझसे पहले आपने किसी और ज्योतिषी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था यूट्यूब पे? या किसी दूसरे पंडित, किसी दूसरे ज्योतिषी से कभी नहीं मिले? या मेरे बाद आप किसी और दूसरे ज्योतिषी का चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे? करेंगे ना, क्योंकि आपको अपना भविष्य जानना है। जब साल बदलता है, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, 2 महीने बाद नया साल 2024 आ जाएगा। जैसे ही नए साल की शुरुआत होती है तो लोग ज्योतिषियों के पास भागने लगते हैं अपना वार्षिक राशिफल जानने के लिए कि मेरा ये साल कैसा जाएगा, मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं, मेरा व्यापार कैसा चलेगा, मेरी शादी होगी या नहीं, मेरे बच्चों की पढ़ाई अच्छी रहेगी या नहीं, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगी या नहीं, पैसा कहाँ से आएगा, वगैरह वगैरह। आप भी ऐसा करते हैं ना? सभी लोग करते हैं। कई सारे मैगजीन्स में, बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में अपना वार्षिक राशिफल या साप्ताहिक राशिफल पढ़ते रहते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपने भी अब तक कई सारे ज्योतिषियों के चैनल देखे होंगे वार्षिक राशिफल जानने के लिए। और 2 तरह की भविष्यवाणियाँ होती हैं जनरल प्रेडिक्शन में। या तो कोई ज्योतिषी कहता है आपकी राशि के बारे में कि फलाना राशि के लोग तो इस बार छप्पर फाड़ के धन कमाएंगे, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत तरक्की करेंगे, सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव की प्राप्ति होगी, सारी अच्छी अच्छी बातें बताता है। और कोई ज्योतिषी होता है जो फलाना राशि के बारे में, किसी विशेष राशि के बारे में कहता है कि इस साल उनको सावधान रहने की ज़रूरत है, उनके साथ दुर्घटना हो सकती है, चोरी डकैती हो सकती है घर में, या उनकी नौकरी जा सकती है, उनके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, सारी बुरी बुरी बातें बताता है। जब आप अपनी राशि के बारे में अच्छी बातें सुनते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। आपको लगता है कि आहा, अब तो सब बढ़िया बढ़िया होगा और मैं भिखारी से राजा बन जाऊंगा,
मैं साधारण आदमी से एकदम टाटा बिरला अंबानी बन जाऊंगा। क्या ऐसा होता है वास्तव में? जब ये चीज़ें नहीं घटती आपके ऊपर, ज्योतिषी ने जो कुछ अच्छा अच्छा बताया हुआ है अपने चैनल पे, जब वो आपके ऊपर लागू नहीं होता तो आप निराश हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं और आप क्रोधित भी हो जाते हैं। आपको उस ज्योतिषी के ऊपर तो क्रोध आता ही है, गुस्सा आता है, आप उसको मन ही मन 1000 गालियाँ भी देते हैं कि ये झूठा है, पाखंडी है, फ्रॉड है, धूर्त है, इसको कुछ आता जाता नहीं है। साथ ही आप ज्योतिष विद्या पे भी डाउट करने लगते हैं कि ज्योतिष विद्या बेकार है, कुछ नहीं रखा ज्योतिष शास्त्र में, वगैरह वगैरह, क्योंकि आपके मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, आपके मन की बात नहीं हुई। ज्योतिषी ने जो बताया था वो आपके ऊपर घटित नहीं हुआ, इसलिए आप निराश हो गए और आप ज्योतिष पर से आपका विश्वास उठ गया, ज्योतिषी को आपने गालियां दे दी। कभी आपने विचार किया कि ऐसा क्यों होता है? जो कुछ ज्योतिषी ने बताया बढ़िया बढ़िया सारा कुछ राजयोग वगैरह के बारे में, वो आपके ऊपर लागू नहीं हुआ, क्यों ऐसा हुआ? यही पॉइंट समझने का है। कोई भी ज्योतिषी जब राशिफल बताता है, जैसे कि आज मैं बताने वाला हूं, तो वो जनरल प्रेडिक्शन होता है, वो सामूहिक राशिफल होता है। व्यक्ति विशेष का राशिफल वो नहीं बताता। जैसा मैंने अभी आपको बताया, एक राशि के 11 करोड़ 55 लाख से ऊपर लोग हैं, कुछ संख्या और भी है, आप मान लीजिए 11.5 करोड़। तो आज मैं मेष राशि का यदि राशिफल बताने वाला हूं राहु केतु के ट्रांजिट के बारे में, तो इसका अर्थ है कि भारतवर्ष में, केवल भारत की बात कर रहा हूं, भारत के बाहर के देशों की नहीं, केवल भारत में मेष राशि के 11 करोड़ 55 लाख लोग हैं। तो जो मैं बताने वाला हूं, क्या वो सारे 11 करोड़ लोगों पर, 11.5 करोड़ लोगों पर एक जैसा घटित हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कुछ और चल रही है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है मेष राशि का, उसकी जन्म कुंडली में इस वक्त, इन दिनों अक्टूबर 2023 में शुक्र की दशा चल रही है। कोई दूसरा व्यक्ति है मेष राशि का, उसकी कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है। कोई तीसरा व्यक्ति है मेष राशि का, उसकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है। हो सकता है कोई चौथा व्यक्ति हो, उसके ऊपर किसी दूसरे ग्रह की दशा चल रही हो। तो महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं सबकी अलग अलग चल रही हैं। 11.5 करोड़ लोग जो मेष राशि के हैं, सबकी अलग अलग दशाएं चल रही हैं। तो उन दशाओं का भी प्रभाव पड़ेगा। गोचर कभी भी, ये जो मैं बता रहा हूं, ये गोचर से बता रहा हूं, और गोचर कभी भी महादशा के फल को क्रॉस नहीं करता। मतलब आपको जो मुख्य फल मिलेगा इस वक्त या आने वाले समय में, वो आपकी महादशा जिस ग्रह की चल रही होगी, वो ग्रह जिस स्थिति में आपकी कुंडली में होगा, अगर राजयोगों का निर्माण कर रहा होगा, अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि में होगा या युति में होगा, तो वो अच्छे परिणाम देगा। अगर दुष्ट ग्रहों की युति में होगा, कोई दुर्योग बना रहा होगा, तो बुरे परिणाम देगा। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव तो आपके जीवन में जिस ग्रह की दशा चल रही है उसका पड़ता है। गोचर का थोड़ा प्रभाव पड़ता है, गोचर का भी प्रभाव पड़ता है, पर कम पड़ता है। तो इसलिए जो मैं या कोई भी ज्योतिषी जो जनरल प्रेडिक्शन बताता है राशिफल के बारे में, वो एक राशि के जो 11.5 करोड़ लोग हैं, सब के लिए अलग अलग हो जाता है, क्योंकि सबकी महादशा, अंतरदशा अलग अलग चल रही है। ये पहला कारण है। दूसरा, जिस ग्रह का परिवर्तन हो रहा है या जिस ग्रह का राशिफल बताया जा रहा है, वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कैसा है, उसकी डिग्री कितनी है, वो कितना बलवान है, वो किस स्थिति में बैठा है, शत्रु के घर में है कि मित्र के घर में है कि स्वगृही है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि या युति पड़ रही है, इस पर भी रिजल्ट निर्भर करता है। रिजल्ट परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। अगर आपकी कुंडली में जिस ग्रह का मैं राशिफल बताने जा रहा हूँ, जिस ग्रह का मैं ट्रांजिट बताने जा रहा हूँ, यदि वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में, आपकी बर्थ चार्ट में, जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, कोई अच्छा राजयोग बना रहा है, तो जन्म पत्रिका में उस ग्रह की स्थिति और गोचरीय स्थिति दोनों मिल के सोने पे सुहागा हो जाएगा, तब बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। लेकिन यदि वो ग्रह जिसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, यदि वो ग्रह ट्रांजिट में, गोचर में अच्छा दिख रहा है, अच्छे परिणाम देगा, लेकिन आपकी जन्म पत्रिका में, आपकी जन्म कुंडली में किसी खराब पोजीशन पे बैठा है, डिग्री वाइज बहुत कमज़ोर है,
शत्रु के घर में बैठा है, पीड़ित है, पाप ग्रहों की दृष्टि में है, तो आपको रिजल्ट 100% नहीं मिलेंगे गोचर के। तब आपको रिजल्ट वही मिलेंगे जो जन्म कुंडली में मिलने चाहिए, ठीक है, जो जन्म कुंडली से मिलने चाहिए। तो गोचर में चाहे ग्रह कितना भी अच्छा हो, कितने भी अच्छे परिणाम दे रहा हो, यदि वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है तो आपके परिणामों में कमी आ जाएगी, ये आप मान के चलें। तो यही कारण होता है कि जब कोई ज्योतिषी वार्षिक राशिफल बताता है या गोचर का राशिफल बताता है तो वो हर व्यक्ति पर पूरी तरह से लागू नहीं होता, क्योंकि उसकी अपनी महादशा अंतर्दशा कैसी चल रही है ये उस ज्योतिषी को मालूम नहीं है। उस जिस ग्रह का राशिफल बताया जा रहा है वो अलग अलग इंडिविजुअल्स की कुंडली में किस पोजीशन में बैठे हैं ये उस ज्योतिषी को मालूम नहीं होता। तो जो राशिफल हम बताते हैं ये जनरल बताते हैं, सामूहिक रूप से बताते हैं। अब आप अपनी अपनी जन्म पत्रिका निकाल के देखिए कि ये ग्रह आपकी जन्म कुंडली में किस स्थान में बैठा है, कितना पावरफुल है, फिर आप आकलन कीजिए कि ये आपको क्या परिणाम देगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आज मैंने दूर कर दिए होंगे, बहुत सारा मति भ्रम दूर कर दिया होगा। देखिए, ज़माना राहु का है, राहु का गोचर हो रहा है। राहु मति भ्रम देते हैं, कन्फ्यूज़ करते हैं। राहु धुआं है, यह आपकी सोचने समझने की शक्ति को डाइवर्ट कर देते हैं। राहु लालच, स्वार्थ, झूठ, पाखंड, धूर्तता, 420 गलत काम, ये सारा कुछ राहु ही है। टेक्नोलॉजी राहु है, यूट्यूब राहु है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब राहु है। तो चलिए, इतनी तो मैंने बातें इसलिए आपको बता दी कि आपके दिमाग में गोचर एकदम क्लियर हो जाए, गोचर का प्रभाव क्लियर हो जाए। अब आगे बढ़ने से पहले और मेष राशि वालों के लिए राशिफल बताने से पहले 2 सदाबहार निवेदन अवश्य करूंगा कि यदि आप डायरेक्ट मेरे इसी वीडियो पे आए हैं तो कृपया मेरे अब तक के सारे वीडियोज़ आप देख जाएं, ताकि आपको ये वीडियो समझने में बड़ी आसानी हो। दूसरा, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने बेल आइकॉन के बटन को प्रेस नहीं किया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है, कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि पे हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। और यदि आपने अब तक अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों को हमारे चैनल के बारे में नहीं बताया है तो कृपया अब बता दीजिए, ताकि वो भी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करें। ये बहुत बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है, तो इसको वो अच्छे से समझ लें और इसका अधिकतम लाभ ले लें, वरना राहु आपसे नाराज हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा राहु के राशि परिवर्तन का। देखिए, मेष राशि वालों के लिए राहु का राशि परिवर्तन जो है वो द्वादश भाव में होगा। मेष राशि वालों के लिए राशि और लग्न का अंतर तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, मेरे कई सारे वीडियोज़ हैं इस पर, कृपया आप उनको एक बार देख लें। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है व्यक्ति की राशि वही होती है। आपका जन्म जब हो रहा था उन दिनों चंद्रमा जिस राशि में था वो आपकी राशि हुई। ये उस दिन का गोचर है जब आप पैदा हो रहे थे, क्योंकि आकाश मंडल में ग्रह तो रेगुलरली बदलते रहते हैं अपनी पोजीशन को। तो यदि आपकी राशि मेष है, आप अपनी जन्म कुंडली खोल के देखिए, और यदि चंद्रमा 1 में है, आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा मेष राशि में बैठा है 1 में, तो आपकी राशि मेष है। तो ये परिणाम आपके ऊपर घटित होंगे। ये मेष राशि वालों के लिए है, मेष राशि के 11.5 करोड़ लोगों के लिए है। राहु मीन में जा रहे हैं, मेष राशि को त्याग करके मीन में जा रहे हैं, 12 में जा रहे हैं। 12 यानी मीन बृहस्पति की राशि है। राहु इसी राशि से अपना नया साइकिल प्रारंभ करते हैं और यहाँ से घूम करके फिर यहीं आके फिर से नया साइकिल प्रारंभ करेंगे। पिछली बार जब राहु मीन राशि में आए थे तो इस दुनिया में टेलीकम्युनिकेशन के और इंटरनेट के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा चमत्कारी परिवर्तन हुआ था। एक ऐसी चीज़ का आविष्कार हुआ था, एक ऐसी चीज़ दुनिया के सामने आई थी जो आज दुनिया भर के अरबों लोगों का जीवन बदल रही है। उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम था यूट्यूब। जी, जब पिछली बार राहु मीन राशि में आए थे तो यूट्यूब आया था दुनिया के सामने, और यूट्यूब के बारे में आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो यूट्यूब क्या है इसका इम्पोर्टेंस बताने की तो आवश्यकता नहीं है। अब जब राहु पुनः मीन राशि में आ गए हैं, फिर से
इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, जहाँ टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी मेनली आप कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। आने वाले समय में आप देखेंगे दुनिया भर में नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजीज आएंगी और अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगी। जैसे इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई पे बहुत काम चल रहा है। लोग उड़ने वाली गाड़ियां बना रहे हैं, फ्लाइंग कार्स। लोग समुद्र के नीचे टनल बना रहे हैं, पानी के नीचे सुरंग बना रहे हैं जिसमें ट्रेन गुजरेगी। लोग अलग अलग ग्रहों पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। बिजली से चलने वाली, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां आ रही हैं, ड्राइवरलेस कार आ रही हैं जिसमें सारी टेक्नोलॉजी ही है, बस आप बैठ जाओ, ड्राइवर नहीं है, कंप्यूटर में फीड करो लोकेशन और आपको गाड़ी पहुंचा देगी। ड्राइवरलेस कार्स, इसका ट्रायल अमेरिका वगैरह में चल रहा है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी है और ये सारा राहु है। तो पता नहीं आने वाले दिनों में कौन सी चीज़, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ जाए और अरबों खरबों लोगों को जीवन को प्रभावित करने लगे। तो ये तो हुआ राहु के राशि परिवर्तन का, ये सारी राशियों पर इक्वल है ये पहला प्रभाव। अब आपकी राशि पर, मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, द्वादश भाव, जब मैं भावों के बारे में विस्तृत रूप से बता रहा था तो मैंने द्वादश भाव की भी चर्चा की थी। आप कृपया वो वीडियो भी देख जाएं, तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने द्वादश भाव क्या क्या परिणाम देता है, क्या क्या फल देता है, ये मैं पूरी तरह से बता चुका हूँ। उतना लंबा अब चर्चा नहीं करूँगा, संक्षेप में बताऊँगा। द्वादश भाव खर्च का भाव है, व्यय का भाव है। द्वादश भाव घर के बाहर, देश के बाहर की चीज़ों को दिखाता है। जेल यात्रा भी दिखाता है, हॉस्पिटल के खर्चे भी दिखाता है। द्वादश भाव घर के बाहर शैया सुख को भी दिखाता है, धार्मिकता और आध्यात्मिकता को भी दिखाता है, मोक्ष को भी दिखाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मेरा पुराना वीडियो कृपया अवश्य देखें द्वादश भाव के बारे में। अब द्वादश भाव में जब राहु जाएंगे मेष राशि वालों के लिए, तो द्वादश भाव में है मीन राशि। मीन राशि बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति देव गुरु हैं, धार्मिक, आध्यात्मिक, ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी हैं। राहु है स्वरभानु, राक्षस, शैतान। राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती। राहु जिस राशि में विराजमान होते हैं उस राशि के स्वामी का गुण ग्रहण कर लेते हैं। ये मैं चांडाल दोष में भी बता चुका हूँ। सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जिस राशि में विराजमान होते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार परिणाम देने लगते हैं। अर्थात जब द्वादश में राहु बैठेंगे आपके द्वादश में, तो सबसे पहले तो आपके अंदर धार्मिक या आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। द्वादश भाव विदेश भ्रमण का होता है। आप कई सारे धार्मिक स्थानों की यात्रा करेंगे, आध्यात्मिक जगहों पे जाएंगे। मेष राशि वालों के लिए राहु का ये राशि परिवर्तन जो है अच्छा भी है और बुरा भी है। पहले मैं अच्छी बातें बताता हूँ, फिर बुरी बातें। तो सबसे पहले तो आप धार्मिक यात्राओं पे जाएंगे, आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे, धार्मिकता बढ़ेगी आप में, ठीक है। धार्मिक कार्यों पे आपका व्यय होगा, खर्च होगा। आप टूरिज्म पे जा रहे हैं, किसी मठ मंदिर, किसी श्राइन में, किसी धार्मिक आध्यात्मिक स्थान पे, तो आने जाने में खर्च होगा ना। चंदा वगैरह आप बहुत ज़्यादा देंगे, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, तो धर्म के लिए आपका खर्च होगा, धार्मिक कार्यों पे खर्च होगा, व्यय बढ़ गया, आध्यात्मिकता बढ़ गई। ये पहला प्रभाव है। दूसरा, ट्रैवलिंग आप बहुत ज़्यादा करेंगे। आपके मन में विदेश जाने की इच्छा जाग सकती है और आपको विदेश जाने के अवसर भी प्राप्त होंगे। यदि आपने उन अवसरों का लाभ उठा लिया, विदेश बड़ी आसानी से चले जाएंगे और विदेश से आपकी तरक्की है। यदि आप पहले ही विदेश में रह रहे हैं तो वहाँ आपका इन दिनों राहु चूंकि अचानक से लाभ और अचानक से हानि देते हैं, सडन गेन एंड सडन लॉस, ये राहु का नैसर्गिक गुण है। राहु जब देने पे आता है तो भिखारी को राजा बना देता है, अचानक से बहुत सारा कुछ दे देगा, और जब लेने पे आता है तो राजा को भिखारी बना देता है। ये राहु का नेचर है। राहु उकसाता है, राहु आपको अपने ग्रिप में लेता है। राहु अनंत इच्छाएं हैं। आकाश को देखा है आपने, आसमान को? आसमान का कोई और छोर नहीं होता, अनंत है। उसी तरह राहु भी अनंत है।
राहु जिस भाव में बैठता है, ये मैं पहले भी अपने कई सारे वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि राहु जिस भाव में विराजमान होता है उस भाव से संबंधित इच्छाओं को बढ़ा देता है, कई गुना बढ़ा देता है, एक्सपेंशन कर देता है, विस्तार कर देता है। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी हुई नहीं कि तीसरी आ जाती है, तीसरी पूरी हुई नहीं कि चौथी आ जाती है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इच्छाएं आती रहती हैं, आती रहती हैं। द्वादश भाव चूँकि त्रिक स्थान है, बुरी एनर्जी है, इसलिए बुरी इच्छाएं ज़्यादा आएंगी। द्वादश भाव सैया सुख का स्थान है, घर के बाहर अय्याशी करने के पूरे आपको मौके मिलेंगे और ऐसी इच्छा भी होगी, आप कर भी लेंगे। घर के बाहर आप कई सारी स्त्रियों से संबंध बनाएंगे, घर के बाहर आप वेश्यावृत्ति करेंगे। दुष्ट चीज़ें जितनी होंगी वो सारी आपके अंदर आने लगेंगी। अभी मैंने कहा कि आप में आध्यात्मिकता बढ़ेगी, धार्मिकता बढ़ेगी, आप धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि दुष्ट इच्छाएं आपके अंदर जागेंगी। कंट्रोवर्शियल है? नहीं, विरोधाभासी नहीं है। धार्मिकता निश्चित रूप से बढ़ेगी, आध्यात्मिकता बढ़ेगी, आप जाएंगे धार्मिक स्थानों की यात्रा पर, व्यय भी करेंगे, किंतु सिर्फ जाने के लिए जाएंगे। धर्म का मर्म आपकी समझ में नहीं आएगा, आप अंदर से धार्मिक नहीं होंगे। आपके मन में आएगा चलो किसी रामेश्वरम चलते हैं, राम सेतु देख के आते हैं, या महाकाल के मंदिर चलते हैं, उज्जैन चले जाते हैं, बनारस चले जाते हैं, काशी विश्वनाथ के मंदिर चले जाते हैं, या वृंदावन चले जाते हैं, कृष्ण भगवान के दर्शन कर लेते हैं, कामरूप कामाख्या चले जाते हैं, देवी के दर्शन कर लेते हैं। तो सिर्फ आप टूरिज़्म के लिहाज से जाएंगे, आपको न धर्म की फिलॉसफी का पता होगा, ना आपका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, आप जो दान पुण्य यदि आप करेंगे, हालांकि राहु आपको रोकेगा, धार्मिक कार्यों पे चंदा वगैरह देना, धर्म के काम के लिए राहु आपको रोकेगा, पर यदि आपने किया तो वो आपको शुभ परिणाम देगा, और आने जाने में जो खर्चा होगा होगा। तो मतलब कहने का ये कि इन धार्मिक स्थलों पे आप घूमने के लिहाज से जाएंगे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा धर्म के अंदर घुसने के लिए नहीं जाएंगे। व्यय तो होगा ही। राहु जब द्वादश भाव में बैठता है तो व्यय का स्थान तो है, किंतु एकादश से द्वितीय है। 11th हाउस लाभ का स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है, यहाँ से सेकंड है। 11th की वृद्धि, यानी राहु आपको धन भी देगा द्वादश में बैठ के। ऐसा नहीं कि केवल खर्चे करवाएगा, घुमक्कड़ी बढ़ा देगा, विदेश पहुंचा देगा, विदेश से लाभ देगा, विदेश में स्थापित हैं तो लाभ देगा, पर राहु आपको धन तो देगा। अब धन देगा, यहीं पे संभल जाने वाली बात है। यही वो पॉइंट है जहां आपको संभल जाना है। मेष राशि वालों, आपके लिए अच्छे परिणाम कम और बुरे परिणाम ज़्यादा मिलेंगे। राहु आपको अथाह धन देगा, लेकिन किसी सीधे रास्ते से नहीं देगा। राहु जब भी धन देता है 420, फ्रॉड, धोखा, हर गलत काम करके धन देता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, रेस, स्मगलिंग, ड्रग्स, क्योंकि राहु धुआं है। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, अफीम, चरस, ड्रग्स, जितनी भी नशे वाली चीज़ें इसमें धुआं धुआं हो जाए वो राहु है। तो राहु इन चीज़ों के माध्यम से आपको धन देगा। आपके सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देगा। आप सही और गलत का अंतर नहीं पहचान पाएंगे और आपको लगेगा कि जो गलत है वही सही है। आपको सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा, और पैसा चाहे जिस रास्ते से आए आप उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं। आपकी संगत खराब हो जाएगी। दुष्ट, नीच, पापी, निर्लज्ज, घृणित व्यक्तियों से आपकी दोस्ती हो जाएगी, मित्रता हो जाएगी, जो राहु का प्रतीक होंगे, राक्षस होंगे, महापापी, महापातकी लोग होंगे। ऐसे लोग आपके फ्रेंड बन जाएंगे, मित्र मंडली में आ जाएंगे और आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे। यानी राहु उनके ज़रिए आपको गलत एडवाइस दिलवाएगा। वो हर गलत काम को बोलेंगे यार सब चलता है, कर लो, सब ठीक है, पैसा पैसा आना चाहिए, सब चलता है, चाहे किसी का गला काटना पड़े, चाहे किसी के घर में बम पटकना पड़े, चाहे बैंक लूटना पड़े, सब ठीक है। ऐसी सलाह देने वाले लोग आएंगे आपके साथ। शराबी, कबाबी। यदि आपने अपने आप को नहीं संभाला, यदि आप ऐसे लोगों के साथ उनकी रौ में बह गए, उनके साथ ही हो लिए, आप भी शराबी कबाबी बन गए,
तो ये स्थिति आपके लिए बड़ी घातक होगी। राहु आपको पैसे तो देगा, गलत काम से बहुत पैसा देगा, लेकिन राहु का एक गुण है जिसकी चर्चा मैं पहले भी कई बार कई सारे वीडियोस में कर चुका हूँ। राहु जितना देते हैं अपनी महादशा अंतरदशा में भी, ये ध्यान रखिएगा, यदि आपकी राहु की दशा चल रही है तब तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है। राहु अपनी महादशा अंतरदशा या गोचर में छप्पर फाड़ के पैसा देते हैं, किंतु जब राहु की दशा खत्म होने वाली होती है या जब गोचर की अवधि खत्म होने वाली होती है, ये गोचर 1.5 साल के लिए, 18 महीने के लिए, 18 महीने में से मान लीजिए 16 महीने तो राहु ने आपको खूब पैसा दिया, जो आपने चाहा सब किया, ऑब्वियस गलत तरीके से दिया। जब आखिरी के 2-3 महीने बचेंगे, जब राहु की महादशा खत्म होने वाली होती है या जब आखिरी के 2-3 महीने बचते हैं, तब राहु क्या करता है, जितना उसने दिया है वो सारा का सारा वापस ले लेता है। राहु गलत तरीके से आपको पैसा देता है और गलत काम का नतीजा कभी भी सही नहीं होता। जितना आपने कमाया है वो सारा का सारा राहु आपसे वापस छीन लेंगे, आपको जेल पहुंचा देंगे। द्वादश भाव जेल यात्रा का होता है, द्वादश भाव जेल यात्रा का होता है। राहु की खासियत है, जितना राहु ने आपको दिया है, जब उनकी महादशा अंतरदशा खत्म होगी, जब उनका गोचर समाप्त होने को आएगा, तो आखिरी के 2-3 महीने में जो दिया है वो सारा सूद समेत वापस ले लेंगे। गलत तरीके से आपने पैसा कमाया है, राहु ने आपको उकसाया है, उंगली की है, गलत तरीके से पैसा कमाओ, गलत तरीके से पैसा कमाओ, आपकी हवस को बढ़ा दिया, आपकी इच्छाओं को अनंत कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, विस्तार कर दिया। तो आप अपनी सारी गलत इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन कमाते गए, धन की ज़रूरत थी और वो धन आप गलत तरीके से कमाते गए। तो नतीजा क्या हुआ, जब राहु की महादशा खत्म हुई, जब उसका गोचर समाप्त होने को आया, तो राहु ने आपको जेल पहुंचा दिया। जितना आपने घूस लिया था, जितना भ्रष्टाचार किया था, जितना आपने दूसरों का धन हड़पा था, अपनी दुष्ट बुद्धि से आपने जितना कमाया था, राहु वो सब आपसे छीन लेगा। यही तो राहु चाहता है। पहले आपको उकसाएगा, भड़काएगा, आपसे गलत काम करवाएगा और फिर आपको जेल पहुंचा देगा, शत्रुता करवा देगा, कोर्ट कचहरी के मुकदमे। आपको राहु जीने नहीं देगा। यदि आपने राहु के इस कैरेक्टर को समझ लिया कि राहु आपको अपने धर्म से, सच्चाई के मार्ग से, अच्छाई के मार्ग से विमुख कर रहा है, क्योंकि बृहस्पति की मीन राशि धर्म की राशि है और राहु आपको वहां से हटा रहा है, डिटैच कर रहा है। राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल ये पृथकतावादी होते हैं, सेपरेटिव प्लैनेट्स होते हैं। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों से आपको थोड़ा दूर कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो धर्म के स्थान में बैठा है, धर्म से थोड़ा आपको दूर करेगा। आप, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, धर्म का मतलब आपकी जिम्मेदारियां, आपकी ड्यूटीज़, क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय, सत्य के मार्ग पे चलना, इससे आपको थोड़ा दूर करेगा। तो जब दूर करेगा तो शुरू में तो आपको खूब मज़ा आएगा और अंत में फिर उस मज़ा का सज़ा मिलेगा आपको, फिर आप जेल पहुँचेंगे। तो यदि आप जेल जाने से बचना चाहते हैं तो गलत तरीके से मत कमाइएगा, अपनी संगति का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। दुष्ट लोगों से, शराबी, कबाबी, व्यसनी लोगों से दूर रहिएगा। कोई आपको दुर्बुद्धि दे, बुरी सलाह दे, उसकी सलाह मत मानिएगा, उससे दूरी बना लीजिएगा। यही आपके लिए अच्छा रहेगा, ये परिणाम आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप अपनों से दूर हो जाएंगे। जब आप गलत तरीकों से कमाने लगेंगे तो आप अपने परिवार से, अपने सगे संबंधियों से दूर हो जाएंगे, झगड़े होंगे, आप विदेश में ही रहने लगेंगे, अपने परिवार की अच्छी सलाह आप नहीं मानेंगे, आप गलत रास्ते पे चलेंगे और अपने परिवार से, अपने चाहने वालों से आपको दूरी हो जाएगी, दूरी बन जाएगी आपकी। अपने पराये हो जाएंगे और जो पराये लोग हैं वो अपने हो जाएंगे। वही दुष्ट लोग, पराये लोग, जो अंत में आपको तबाह करके चल देंगे। तो अपने गैर हो जाते हैं और गैर अपने बनने लगते हैं जब राहु द्वादश में होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि अपनों को दूर न जाने दें और गैरों को नज़दीक न आने दें। जब आप तरक्की करने लगेंगे अंधाधुंध, क्योंकि राहु अचानक से देता है और लगातार देता जाता है, तो जब आप इस गोचर के दौरान, 1.5 सालों के दौरान अंधाधुंध तरक्की करेंगे, खूब पैसे कमाएंगे गलत तरीके से, तो आपके रिश्तेदार आपसे जलने लगेंगे। आपके मित्र, करीबी रिश्तेदार जो है वो मुंह पर तो आपकी बड़ी तारीफ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको जेल पहुंचाने का इंतज़ाम करेंगे, आपकी चुगली कर देंगे,
आपके गलत तरीक़ों से कमाई कर रहे हैं आप, ये बात अगर उनको पता चल गई, वो पुलिस में, इनकम टैक्स में, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो होता है, प्रवर्तन निदेशालय, इन जगहों पे आपके बारे में टिप दे देंगे, खबर दे देंगे, आपके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़वा देंगे, आपके गलत कामों की सूचना पुलिस को दे देंगे। और आप जब तबाह होंगे, जब आप जेल जाएंगे, जब आप परेशान होंगे, उनको बड़ा मज़ा आएगा, वो हंसेंगे आपके ऊपर, थूकेंगे आपके ऊपर। ऐसे रिश्तेदार होंगे आपके, ये रिश्तेदार करेंगे आपके निकट संबंधी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप गलत तरीके से ना कमाएं। ये बात बार बार मैं कह रहा हूँ, गलत तरीके से मत कमाइएगा, वरना बड़ी मुसीबत आएगी आपके ऊपर। तरक्की तो करेंगे पर मुसीबत भी आएगी। लक्ष्मी आएगी तो बुराइयां लेके आएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल के खर्चों को भी दिखाता है। अब हॉस्पिटल के खर्चे आपके अपने खुद पे हो सकते हैं या आपकी माता जी पर हो सकते हैं। देखिए, राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9, ये मैं पहले ही आपको अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अब पंचम दृष्टि जो है, द्वादश में बैठ के पंचम दृष्टि देगा राहु चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव माता का स्थान होता है, तो आपकी माता जी की तबीयत खराब हो सकती है। और 12वां भाव जो होता है हॉस्पिटल के खर्चों का होता है, तो ये संभावना बनती है कि माता जी आपकी बीमार हों, आप उनको अस्पताल में दाखिल करवाएं। और राहु लंबी चलने वाली बीमारियां देता है, कई बार लाइलाज बीमारी भी दे देता है। तो ये भी संभावना है कि माता जी की बीमारी पर आपका पानी की तरह पैसा बहे, खर्च खूब हो। निवेश, द्वादश भाव में पैसा बर्बाद कैसे होता है? जब राहु बैठता है द्वादश भाव में तो सोचने समझने की शक्ति को छीन लेता है। तो आप निवेश करेंगे गलत जगहों पे, घर के बाहर, देश के बाहर, नेटिव लैंड के बाहर, कहीं आप किसी गलत जगह पे पैसा फंसा देंगे कोई नया काम शुरू करने के चक्कर में। तो इन दिनों क्या करना चाहिए आपको? या तो कोई नया काम आप प्रारंभ मत कीजिए, जो काम कर रहे हैं पहले उसको फिनिश कीजिए, उसको पूरा कीजिए, फिर नए काम पे ध्यान दीजिए। एक साथ 10 काम मत शुरू कर दीजिए, इसमें आप न इधर के रहेंगे न उधर के, डूब जाएंगे, पैसा आपका डूब जाएगा। और यदि आप कोई नया काम प्रारंभ कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में एक्सपर्ट से राय लीजिए, किसी मित्र से, उस काम के विशेषज्ञ जो हैं उनसे, किसी बड़े बुजुर्ग से आप एक्सपर्ट से राय लीजिए कि मैं ये नया काम शुरू करने जा रहा हूं, ये मेरे लिए कैसा रहेगा। ठीक है? और अगर एक्सपर्ट्स आपको कहते हैं कि हाँ भाई आप ये नया काम शुरू कर सकते हैं, तो उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स, इन्स एंड आउट्स, अच्छी बुरी सारे पहलुओं को ध्यान में रख के फिर आप नया काम शुरू कीजिए। तो ये मेरी सलाह है कि निवेश बहुत सोच समझ के करेंगे, निवेश बहुत ही सोच समझ के करेंगे। नया काम प्रारंभ नहीं करेंगे या प्रारंभ करेंगे तो उसके एक्सपर्ट्स की राय ले लेंगे, हर इन्स एंड आउट्स, अच्छे बुरे पहलू को ध्यान में रख के तब नया काम प्रारंभ करेंगे। एक साथ 10 काम नहीं करेंगे, केवल एक ही काम करेंगे, एक काम को फिनिश करेंगे, तब दूसरे काम में हाथ डालेंगे। तो इससे आप सुरक्षित रहेंगे, आपका धन सुरक्षित रहेगा। अय्याशी, विशेषकर घर के बाहर, नेटिव लैंड के बाहर महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाना, ये आपको मुसीबत में डालेगा जब राहु की दशा समाप्त होने को आएगी। मतलब राहु का गोचर जब समाप्त होने को आएगा तो इसके चलते आपको कलंक, बदनामी मिल सकती है, खर्चे भी होंगे बहुत सारे, और ये भी आपको मुसीबत में डाल सकता है। तो इस पर भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो 6ठे स्थान पे होगी। ये एक अच्छी स्थिति है, ये दृष्टि अच्छी है। मैं पहले भी अपने कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब भी 6ठे पर, 6ठ भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है या गर्म ग्रह, उष्ण ग्रह की दृष्टि पड़ती है या कोई उष्ण ग्रह वहाँ विराजमान होता है, तो ये रोग, ऋण, शत्रु का नाश करता है। यानी 6ठे भाव पे जब राहु देख रहा है 12वें में बैठ के, तो आपको कोई रोग नहीं होगा, या हुआ तो फटाफट ठीक हो जाएगा, ऋण आपके ऊपर नहीं होगा, और शत्रु जो होंगे आपके, शत्रु तो होंगे, इस पीरियड में शत्रुता बढ़ेगी, चाहे आपके गलत कामों की वजह से बढ़े, चाहे लोगों की जलन की वजह से बढ़े, शत्रुता बढ़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन सारे शत्रुओं का सफाया हो जाएगा, नाश हो जाएगा। यदि कोर्ट कचहरी के मुकदमे हैं तो उन मुकदमों में आप विजयी होंगे,
फैसला आपके फेवर में आएगा। यदि आप कोई कंपटीशन देना चाह रहे थे या दे रहे हैं तो उसमें सक्सेस मिलेगी आपको। डिबेट्स में, वाद विवाद में आप सबके ऊपर हावी रहेंगे। तो ये एक अच्छी दृष्टि है। अष्टम भाव पे भी राहु दृष्टि डाल रहा है। इसकी नवीं दृष्टि जो है 5, 7, 9, तो नवीं दृष्टि इसकी अष्टम भाव पे पड़ रही है। अष्टम भाव लंबे समय तक चलने वाले रोगों का भी होता है। अष्टम भाव गुप्त चीज़ों का भी होता है। तो राहु जो है सडनली आपको अष्टम भाव से संबंधित गुप्त लाभ देगा। अचानक से आपको कहीं से कोई संपत्ति मिल जाएगी, कहीं से कोई छुपा हुआ खजाना मिल सकता है। खजाने का मतलब ये नहीं कि आप खंडहर में जाके खजाना तलाश करने लगें। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आपको धन आने के चांसेस होंगे। अष्टम भाव कलंक का भी होता है, आरोपों का भी होता है। तो ये भी संभावना है कि आपके ऊपर झूठे कलंक लगें, आरोप लगें। इनसे बच के रहिएगा। अष्टम भाव के बुरे परिणाम ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि राहु एक त्रिक भाव के एक घर में बैठा है और दूसरे त्रिक भाव को देख रहा है। एक निगेटिव स्थान में बैठा हुआ ग्रह दूसरे निगेटिव स्थान को देख रहा है। 6ठा, 8वां और 12वां त्रिक स्थान है। तो इसलिए निगेटिव निगेटिव मिल के पॉजिटिव हो जाता है, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाता है। ये मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ। इसलिए अष्टम भाव के अधिक बुरे परिणाम नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि लाभ ही देगा, धन ही देगा। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये थी मेष राशि वालों के लिए राहु की प्रेडिक्शन, राहु के राशि परिवर्तन, राहु के ट्रांजिट का 11.5 करोड़ मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया। अब अगला वीडियो मैं वृष राशि वालों के लिए बनाऊंगा। वृष राशि वालों के लिए राहु एकादश में होंगे, तो एकादश में बैठ के राहु क्या परिणाम देंगे, अगले 18 महीनों में उनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो बताऊंगा। और चलते चलते अब उपायों की चर्चा कर लेते हैं। राहु इतने बुरे परिणाम जो देंगे या अच्छे परिणाम देंगे, तो उपाय भी तो कुछ होगा इसका। उपायों का सबसे बड़ा लाभ ये है कि राहु के अच्छे परिणाम बढ़ जाएंगे और बुरे परिणामों में कमी आ जाएगी। तो जल्दी जल्दी आप उपाय जान लें। देखिए, राहु को ठीक करने के 2 उपाय हैं। पहला, भगवान शंकर भोलेनाथ की आराधना करना, और दूसरा देवी दुर्गा माता जगदम्बा की आराधना करना। तो राहु को अगर ठीक करना है तो शिवजी पर दूध, शहद, काला तिल मिला करके शिवजी को अर्पण कीजिए और रुद्राष्टक का पाठ कीजिए शिवजी के सामने बैठ के। महामृत्युंजय मंत्र की 1 माला जप लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र आपको पता है ना? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 1 माला प्रतिदिन जाप करें इस गोचर काल में। शिव रुद्राष्टक का पाठ करें। रुद्राष्टक की रचना तुलसीदास जी ने की थी। रामचरितमानस में लिखा हुआ है रुद्राष्टक पूरा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये बड़ा लंबा है। निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, बहुत कुछ है। तो अभी मैं रुद्राष्टक पढ़ने लगूंगा तो फिर वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो रुद्राष्टक आप पढ़ें शिव जी के सामने बैठ करके, राहु के परिणामों में कमी आएगी। रुद्री का पाठ कर लें। देवी दुर्गा की आराधना करें। दुर्गा कवच, अर्गला, कीलक स्रोत और साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ। नवरात्रि शुरू होने वाली है 15 नवंबर से, तो नवरात्रि से ही प्रारंभ कर दें। दुर्गा जी की आराधना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, राहु शांत रहेंगे। एक उपाय और बताने जा रहा हूँ। एक नारियल लेकर उस पर चंदन का तिलक लगाकर माता काली के चरणों में या दुर्गा देवी के चरणों में रख दें, समर्पित कर दें शनिवार के दिन, क्योंकि शनिवत राहु है ना, इसलिए शनिवार के दिन 2 घी के दीपक लें, उसमें लौंग डालें और माता के सामने जला दें और वहाँ बैठ करके 3 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें। ये उपाय आपको 3 शनिवार लगातार करना है इस गोचर काल में। जिस शनिवार से शुरू करेंगे कंटिन्यूअस 3 शनिवार आपको करना है। राहु शांत हो जाएंगे। राहु देवी दुर्गा के उपासक हैं। राहु शिवजी से डरते हैं, इसलिए आप शिवजी के सामने जो मैंने अभी बताया तिल और शहद दूध मिश्रित करके, जल मिश्रित करके शिवजी पे चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, रुद्राष्टक का जाप करें, रुद्री का जाप करें। चाहे तो आप शिव तांडव स्रोत का भी जाप कर सकते हैं।
जटाटवी गलज्जले प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिव शिवम। और भी लंबा है, पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा। एक मोर पंख और एक काजल, काजल की आजकल ट्यूब आती है आंखों में लगाने के लिए, या काजल की डिबिया, वो अपने सिरहाने रखें, तकिए के नीचे हमेशा रखें, बिस्तर में सोएं, और एक मोर पंख और काजल लेके अपनी गाड़ी में रख दें। जैसे मैंने भी रखा हुआ अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में, अपनी बाइक की डिक्की में। इस तरह से हमेशा रखें। जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे तो वाहन लेके निकलेंगे तो राहु आपकी रक्षा करेगा। राहु अचानक दुर्घटनाएं भी करवाता है। ये मोर पंख आपकी रक्षा करेगा राहु से, काजल आपकी रक्षा करेगा। ये टोटका है लेकिन अचूक टोटका है, बड़ा फ़ायदा होता है इससे। और आप चाहें तो अपने घर के हर कमरे में एक एक मोर पंख लगा दीजिए। ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, टॉयलेट में, बाथरूम में, किचन में, आंगन में, मेन डोर पे, हर जगह मोर पंख एक एक लगा दीजिए। ये और अच्छा उपाय है। राहु है सांप और मोर सांप को खा जाता है, इसलिए राहु मोर से डरता है। तो मोर पंख रखने से आपका बचाव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो समाप्त करूंगा। आशा करता हूं कि अब आप राहु को समझ गए होंगे और राहु के इस गोचर काल का अधिक लाभ उठाएंगे, अधिकतम लाभ उठाएंगे, सबसे ज़्यादा फायदा उठाएंगे। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।